और इस तरीके से जो वक्फ घोषित करते थे उनको वाकिफ कहा जाता था। भारत में जितनी जमीन रेलवे के पास है, जितनी जमीन भारतीय सेना के पास है, उसके बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड। सीए आए तो मुसलमान खतरे में है, धारा 370 हटे तो मुसलमान खतरे में है, 3 तलाक बिल हटाने की बात हो तो मुसलमान खतरे में है, बुरहान वानी मारा जाए तो मुसलमान खतरे में है, अफजल गुरु को लटकाया जाए तो मुसलमान खतरे में है। परपेचुअली ये भारत का मुसलमान ही क्यों खतरे में? नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर असित और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल अमेजिंग असित। साथियों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं वक्फ बोर्ड के बारे में। अभी आपने सुना कि रिसेंटली काफ़ी चर्चा में रहा कि भारत सरकार लेकर के आई है वक्फ बोर्ड अधिनियम 2024। क्या है ये वक्फ बोर्ड? ओरिजिनेशन कहाँ से है? क्या मतलब होता है इसका? इसमें चेंज की जरूरत क्यों आन पड़ी? और नए जो कानून आ रहे हैं, नया जो बिल है, उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो इस तरीके से 3 भागों में हम रखने वाले हैं आज की इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। आरंभ करते हैं। साथियों, वक्फ बोर्ड की बात बाद में करेंगे, पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि वक्फ होता क्या है। वक्फ जो है शब्द, ये अरबी भाषा के एक शब्द वकूफा से बना है। वकूफा, जी हाँ, वकूफा का मतलब होता है ठहरना, इसी से बना वक्फ। अब ये होता क्या है बेसिकली? इसका मतलब एक ऐसी निजी संपत्ति से है, जी हाँ, पर्सनल प्रॉपर्टी, जो कोई आदमी जन कल्याण के लिए डोनेट कर देता है, दान कर देता है, घोषित कर देता है। और ऐसे घोषित करने वाले लोगों को वाकिफ कहा जाता था। जी हाँ, सपोज मेरी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, मैं चाहता हूं कि इस पे लोगों का कल्याण हो और उसको मैंने वक्फ घोषित कर दिया। अब वो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी नहीं रही, मेरे धर्म विशेष के लोग उसके साथ यूज कर सकते हैं, उसका उपभोग कर सकते हैं, और मैं उस जमीन का वाकिफ बन गया। इस तरीके से बेसिकली ये जो नियम कह लीजिए आप इसको, या ये एक ट्रेडिशन, परंपरा कह लीजिए, ये कहीं ना कहीं पब्लिक को सर्व करने के लिए लाया गया। ऐसे कुछ उल्लेख इतिहास में मिलते हैं कि इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद ने सबसे पहले 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग लगवाया गया था, जिससे कि गरीबों की मदद की जा सके। ऐसा ट्रेडिशन शुरू हुआ धीरे धीरे। अब सवाल ये उठता है कि अपनी निजी प्रॉपर्टी को वक्फ कौन घोषित करेगा? वही जिसके पास होगा। और इसका एक और एग्जांपल मिलता है 10वीं सदी में बनी हुई मिस्र की राजधानी काहिरा में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अल अजहर यूनिवर्सिटी। 10th सेंचुरी में बनी थी और वो वक्फ से ही बनी थी और आज भी अवेलेबल है, राइट। तो इस तरह के कई और एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। लेकिन ये शुरू कैसे हुआ? अरब में जो लोग थे मुसलमान, वो काफी संपत्ति धनाढ्य लोग थे, और चूंकि वहां पे कई सारी बुनियादी चीजों की कमी थी रेगिस्तान होने के कारण, तो जो आम जनता थी उनको कई सारी प्रॉब्लम्स होती थी। उनको कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को ईज करने के लिए इन्होंने अपनी अपनी प्रॉपर्टीज जो थी उसको वक्फ में घोषित करना शुरू किया, जो धनी लोग थे। कालांतर में चीजें आगे बढ़ी। अरब के लोग जो है आक्रांताज भारत में आए। भारत में लूट खसोट जितना मचा सकते थे मचाए, यहाँ से संपत्ति लूट के भी ले गए, कुछ लोग यहाँ पे बस भी गए। अब जो ये सल्तनत उन्होंने स्थापित की ना, उन लोगों ने धीरे धीरे चीजों को वक्फ घोषित करना शुरू किया। अब इसमें भी कई सारी चीजें कंट्रोवर्शियल आएंगी, जिसके ऊपर मैं आज नहीं जाऊंगा। उसके लिए एक अलग से इस विषय पे हम किसी और दिन चर्चा करेंगे कि हिंदूज की जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, बड़ी बड़ी चीजें थी, उसको भी इन्होंने वक्फ घोषित कर दिया, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनका उस समय में शासन था, राइट। और जैसे दिल्ली हब हुआ करता था, तो दिल्ली की सल्तनत में जो भी यहाँ का निजाम, यहाँ का सुल्तान बैठा, उसने बड़ी बड़ी चीजों को वक्फ में घोषित करना शुरू कर दिया। और वो परंपरा चलती आ रही है अभी तक।
बेसिकली इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक आदमी अपनी निजी संपत्ति, बोले तो एक मोटरसाइकिल से लेकर के अपने जमीन से लेकर अपने घर तक, अपने होटल, जो कुछ भी उसकी संपत्ति है उसको वो वक्फ घोषित कर सकता है। अब इस तरीके की बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी। ये आपने समझा वक्फ क्या है। सबसे पहले सीन क्या बनता है, 1947 में जब हमें आज़ादी मिलती है उस समय ये रिक्वायरमेंट फील की गई कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, रीजन भी आए, भारत को स्वतंत्रता मिली थी। स्वतंत्रता मिली थी तो एक तरीके का आप कहिए सर्वे हो रहा था या समराइज किया जा रहा था चीज़ों को, बाउंड्री कहाँ से है, कौन कौन सी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है, राइट ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिनके ऊपर काम चल रहा था। तो उस काम में क्या हुआ कि ये नेसेसिटी महसूस की गई कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टी को भी कहीं ना कहीं एक किसी बोर्ड के थ्रू या किसी संस्था के थ्रू, किसी ट्रस्ट के थ्रू कहीं ना कहीं एक आकार दिया जाए। और इसी चीज पे आधारित 1954 में संसद एक एक्ट लेकर के आती है जिसको हम वक्फ बोर्ड एक्ट के नाम से जानते हैं, राइट। जस्ट एक साल के बाद 1955 में इसी बिल में एक और अमेंडमेंट किया जाता है, यूं कहे कि उसमें एडिशन किया जाता है कि राज्य सरकारों को या राज्य के स्तर पर, पहले एक सेंट्रल था, एक ही वक्फ बोर्ड बना था जो कि दिल्ली बेस्ड था, अब सारे राज्यों में ये छूट दे दी गई कि आप अपने लेवल पे भी वक्फ बोर्ड बना सकते हैं, राइट। उसके बाद 1995 में भी एक बिल आया। 1995 के बिल में कई सारी चीजें थी कि भाई उसमें एक ट्रिब्यूनल बनाने की, ट्रिब्यूनल का प्रोविजन किया गया जिसमें कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है उसकी प्रॉपर्टी से तो आप उस ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। मजे की बात यह है कि वो ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड का ही हुआ। उसके बाद 2013 में एक जियोग्राफिक सर्वे करवाया गया जिस सर्वे में ये देखा गया कि वक्फ के पास कितनी प्रॉपर्टीज है और कई सारी जो कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज थी उसके ऊपर भी वक्फ को राइट दे दिया गया, राइट। अब यहां तक बात नॉर्मल, कंफर्टेबल। अब सवाल उठता है कि 2024 में ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी या सरकार को ऐसा क्या महसूस हुआ कि वक्फ बोर्ड जो है, इसके जो नियम हैं, इनके जो कानून हैं, इसमें बदलाव की जरूरत महसूस हुई। अब इसका दो धड़ा है, दो पक्ष है, समझिएगा। एक जो इसका विरोध कर रहा है और एक जो कह रहा है कि नहीं ये जरूरी था। जरूरी था, क्यों जरूरी था, छोटी छोटी चीजों पे हम बात करते हैं। एक सर्वे आया इंडिया टुडे का जिसके अनुसार वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो मोर देन 2 लाख है ऑल ओवर इंडिया में, राइट। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, उसके हिसाब से इस प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन था, जिसको इसका वैल्यूएशन किया गया, वो फिर भी कम किया गया, वो इतनी ज्यादा है जो आप सोच नहीं सकते। भारत में रेलवे और सेना के पास अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है तो है, राइट। प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम आती है इसके बाद कि किस तरीके से एक समुदाय विशेष ने वक्फ बोर्ड को हथियार बना लिया। आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप 5-10 साल से गांव में नहीं जा रहे हैं, आप फॉरेन सेटल्ड हो गए हैं, नहीं आ रहे हैं, उसको वक्फ घोषित कर देंगे। वक्फ बोर्ड को इतना राइट दे दिया गया कि वो जब चाहे किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर सकता है। सोच के आप देखो जरा सा कितना डिसास्टर्स चीज है। और आपको पता चलता है कि मेरी जमीन को वक्फ बोर्ड ने घोषित कर दिया है तो यू कैन नॉट क्लेम इट इन ए कोर्ट। उसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा कहां, वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है वहीं पे। मतलब अपराधी को ही बोला गया कि भैया तुम ही जजमेंट कर लो कैसे करना है। अब इससे दिलचस्प कई सारे आपको मैं स्टोरी सुनाऊंगा। उसके पहले संसद में दिया गया मंत्री जी किरण रिजिजू का ये बयान सुनिए। तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहां 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर टेम्पल मंदिर वहां मौजूद थे। और वहां बेचारे एक वहां के गांव में रहने वाले, उसको पता भी नहीं है, वो अपना जमीन बेचने के लिए 1.2 एकड़ जो बेचने के लिए गए तो वहां बताया गया कि आपका गांव तो वक्फ का जमीन है। आप सोचिए, पूरा गांव को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, तो देखा आपने 1500 साल पुराना पूरा गांव
बाद में आके बसे कोई पूरे गांव को वक्फ घोषित कर दिया। और इस तरीके की एक दो एग्जाम्पल्स नहीं है, सैकड़ों एग्जाम्पल्स नहीं है, हजारों एग्जाम्पल्स नहीं है, लाखों एग्जाम्पल्स हैं। एक दो मैं आपको मजे के लिए सुनाता हूं, आपको लगेगा कि हाउ फनी इट इज गोइंग ऑन। लखनऊ में जो बड़ा इमाम बाड़ा है उसके पीछे 20 एकड़ का प्लॉट हुआ करता था, चारागाह टाइप का। आज के डेट में वो सारी प्रॉपर्टियों में दुकान है या तो मकान है, और वो कहां गई, किसको दी गई, पता नहीं। बेसिकली जितने भी बाहुबली थे मुस्लिम समाज के, जी हाँ मैं खुल के कह सकता हूं बिकॉज वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के जो मेंबर्स थे वो मुस्लिम समाज के ही हैं, उसमें जो बाहुबली लोग थे उन्होंने कब्जा किया इन जमीनों को वक्फ बोर्ड के नाम से। सरकारी जमीनें जो पड़ी रहती थी, जिनका कि भविष्य में कभी यूटिलाइजेशन हो सकता था या होने वाला था, उनको वक्फ घोषित कर दिया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और ऐसे आपने कई सारे देखे होंगे मीम्स, शॉर्ट क्लिप्स देखे होंगे। स्पीड ब्रेकर के ऊपर हरे रंग की चादर रख दी, सिक्का फेंक दिया, अगले दिन अगरबत्ती जला दी, और 6 महीने के अंदर वहां पे मजार बन गया। और इस तरीके का लैंड जिहाद एंड सो मेनी थिंग्स उत्तराखंड वगैरह में आप लोग को न्यूज में भी आया था और आपने कहीं देखा सुना भी होगा। एक और मजे का एग्जांपल बताता हूं। ताजमहल जो है, ताजमहल को यूपी वक्फ बोर्ड ने वक्फ घोषित कर दिया, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। जब पता चला सरकारी महकमे में, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये हाई कोर्ट मूव करती है। हाई कोर्ट ने बुलाया वक्फ बोर्ड को कि भाई ये क्या है मजाक, कहां से ये प्रॉपर्टी है वक्फ की। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, जिस आदमी की प्रॉपर्टी होगी वही उसको घोषित कर सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने लॉजिक दिया कि भाई प्रॉपर्टी तो ये शाहजहां की है, वो तो अल्लाह की देन है, वक्फ को दिया जाए इसका मेंटेनेंस करने के लिए, रख रखाव करने के लिए, जो इनकी इंतजामिया कमेटी वगैरह होती है उनको। तो रेफर किया हाई कोर्ट की बेंच ने, और उसके बाद जो वर्डिक्ट आया उसमें बताया कि भाई अगर तुम्हारे पास शाहजहां का दस्तखत किया हुआ ताजमहल का कोई अगर एविडेंस है तो लेके आओ, नहीं तो दफा हो जाओ। इस तरीके की चीजें हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद के इलाके में जितनी भी सरकारी जमीनें थी या प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी, सबको वक्फ के नाम पे हड़प लिया गया। और इस सारे बाहुबलियों को देखो ना, उत्तर प्रदेश के जितने भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक एक गिन गिन के चुन चुन के सारे लोग वक्फ के नाम पे गजब धंधा चलाया इन लोगों ने। जहां जाओ वहीं पे कब्जा करो। ये इनके कारनामे रहे। अब प्रॉब्लम कहां पे आई? एक सबल मुसलमान है, एक गुंडा मुसलमान है, एक बाहुबली मुसलमान है। वो कब्जा किया किसकी जमीन पे? एक कमजोर मुसलमान की जमीन पे, कर दिया घोषित वक्फ। सरकारी जमीन पे जहां स्कूल बननी थी, कर दिया वक्फ घोषित। इस तरीके के 18,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, पार्टीशन सूट्स एंड ऑल के। और लगभग 1 लाख से ज्यादा मामले तो खुद पेंडिंग है वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है इसके पास। अब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल की धंधा, किस लेवल का मतलब किया गया है का। उसके बाद इंडिया टुडे की एक सर्वे रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, किसी तरीके का कोई ऑडिट नहीं। कितना पैसा उन प्रॉपर्टीज से ये बना रहे हैं, वो पैसा कहां खर्च हो रहा है। बेसिकली ये किया गया था, वक्फ का मतलब ही होता है गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, उनके लाइफ स्टाइल को इनहांस करने के लिए एंड ऑल। किस पे पैसा खर्च किया जा रहा है, पैसे के जो इनकम है वो जो आ रहे हैं उसका क्या हिसाब किताब है? कहीं कुछ नहीं, सब धर्म खाते में। अब पिछली सरकारों ने इसको खूब प्रश्रय दिया, खूब ज्यादा प्रश्रय दिया। अब जाकर के उनको कहीं ना कहीं सरकार ने देखा भाई ऐसे काम तो नहीं चलेगा। अगर ये एक न्यास है, अगर ये एक बोर्ड है, अगर ये एक ट्रस्ट है, इट हैज टू बी रेगुलेटेड ना। एक आम आदमी की तरह भी सोच करके देखिए आप। सरकार ने कहा जी इसको चेंज करेंगे। जैसे ही पार्लियामेंट में लेकर के आज जबरदस्त हंगामा हुआ, किरण रिजिजू ने बिल पेश किया और जबरदस्त नौटंकी मचाई विपक्ष के लोगों ने। सारे करता धरता निकल के आ गए, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, सुप्रिया सुले हो, के वेणुगोपाल हो, और ऐसे तमाम लोग, अखिलेश यादव हो, उनकी पार्टी के नेता जो।
इस देश में एक नैरेटिव गढ़ा गया है पिछले कई दिनों में कि गवर्नमेंट सीए लेके आती है तो मुसलमान खतरे में, 3 तलाक बिल लाया जाता है तो मुसलमान खतरे में, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया जाता है तो मुसलमान खतरे में, बुरहान वानी मारा जाए तो मुसलमान खतरे में, फांसी पे लटका दिया जाए अफजल गुरु को तो मुसलमान खतरे में है, बाटला हाउस इनकाउंटर होता है तो मुसलमान खतरे में, परपेचुअली मुसलमान ही खतरे में। और ये कहानी देख करके ना, ये कहानी जो चल रही है इसको देख के एक छोटी सी स्टोरी याद आती है कि एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया, उसने बोला डॉक्टर साहब यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, जहां जहां छूता हूं वहां वहां दर्द है। डॉक्टर ने बोला इसकी उंगली में ना बैंडेज करो, प्लास्टर करो इसकी उंगली में प्रॉब्लम है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस हिसाब से लगता है कि इस कौम में प्रॉब्लम है, और इनको सर पे चढ़ा करके अपने महज वोट बैंक को सुनिश्चित करने वाले जो राजनीतिक दल है ना, उनके साथ भी प्रॉब्लम है। लेकिन एक मजबूत राष्ट्रवादी सरकार जब होती है ना, वो प्रॉब्लम्स में नहीं सॉल्यूशंस पे फोकस करती है। तो इस बिल में क्या क्या सॉल्यूशंस निकाले गए, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर ध्यान दिया गया है, क्या क्या चीजें चेंज की गई। ऐसे तो इसमें टोटल 40 अमेंडमेंट्स हैं टोटल, लेकिन कुछ मुख्य बिंदुओं पे हम बात करते हैं आपसे। जैसे कि मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ वक्फ की बात करता हूं, ठीक है, कि वक्फ बोर्ड का जो फॉर्मेशन है वो कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा। ये बाय यूजर, अभी तक क्या था, मुंह से बोलने की कहानी थी, अब यूजर बोलेगा। जिस तरीके से हम एक डिक्लेरेशन देते हैं उस तरीके का डिक्लेरेशन होगा, इंडोमेंट ऑफ लाइन होगा, उसकी जो पीढ़ियां होती हैं जिसको वक्फ औलाद कहते हैं उनके भी लिए जाएंगे, क्या बोलते हैं उनका, उनकी भावना ली जाएगी, रिटर्न में लिया जाएगा, उनका कंसेंट जिसको बोलते हैं लिया जाएगा। एक आदमी जो मुसलमान बने हुए 5 साल हुआ है तभी जाके वक्फ डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि इस तरीके की भी धांधली आई है। सपोज आई मैं हिंदू, मुझे कन्वर्ट करा दिया गया और मेरे नाम की प्रॉपर्टी वक्फ घोषित करवा दी गई, जस्ट बिकॉज उस पर कब्जा करने के लिए। तो जब तक आपके 5 साल नहीं होंगे तब तक आप वक्फ नहीं घोषित कर सकते। तो इस तरीके की कई छोटी छोटी चीजें जो हैं उस माइन्यूट चीजों पर ध्यान दिया गया। उसके बाद आता है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज वक्फ जो है आप नहीं कर सकते। किसी भी तरीके की कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो है, नदी के किनारे का जो एरिया होता है, स्कूल की बैरन लैंड्स होती हैं, ऐसे बहुत सारी तमाम रेलवे की लैंड्स हैं, आर्मी की लैंड्स हैं जो फर्दर फ्यूचर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से रखी गई हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज को वक्फ घोषित करो, पहले उस पर कुछ और लाओ, फिर कुछ और लाओ, कहीं मस्जिद बनाया, कहीं मजार बनाया, और उसके बाद फिर करते रहे। वो अब नहीं चलेगा। उस एरिया का जो कलेक्टर है वो डिटरमाइन करेगा इनका ओनरशिप। और इसके लिए क्या करना, क्या प्रोविजन दिया गया, इसके लिए प्रोविजन दिया गया है कि भाई आप वक्फ बोर्ड जो भी नया कोई जमीन है या नई कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को अगर वक्फ घोषित करता है तो उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, है ना मजेदार चीज। और उस रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा उस एरिया का डीसी आप मान लो, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो भी आपके यहाँ कहा जाता है वो होगा। अभी जो इनकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उस सारी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के लिए सर्वे कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी तक जो इनके पास पड़ी हुई है प्रॉपर्टीज 2 लाख से ज्यादा, वो सारी प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट ने कंसीडर कर लिया है, जी नहीं। सारी प्रॉपर्टीज का सर्वे होगा, उस सर्वे के अनुसार चेक किया जाएगा कि सारी प्रॉपर्टीज जेन्युइन है या नहीं। अगर कोई प्रॉपर्टी लिटिगेटेड पाई जाती है और उसके अगेंस्ट में कोई क्लेम करता है तो उस क्लेम को भी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी और उसकी जेन्युइननेस की जांच करेगी, जो कि बहुत जरूरी है। उसके बाद एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया जाएगा, जो कि सबसे जरूरी है। वो काउंसिल क्यों बनाया जाएगा, कौन कौन से लोग होंगे, अगर मैं बात बोलूं, यूनियन मिनिस्टर इंचार्ज वक्फ जो होते हैं, या फिर यूं कहें कि आप माइनॉरिटीज के जो होते हैं वो उसके होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे उसके। उसके बाद उस काउंसिल में बहुत सारे लोग होंगे, मुस्लिम्स होंगे। जो खास बात ये है, वो खास बात ये, उसमें इस्लामिक लॉ के एक्सपर्ट होंगे, उसमें मजिस्ट्रेट्स होंगे, फॉर्मर जजेस होंगे। जो खास बात यह है कि 2 महिलाओं को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अभी तक मुसलमानों की किसी संस्था ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला था, और ना ही किसी महिलाओं की क्या हालत है आपको पता है मुस्लिम धर्म में।
तो 2 महिलाओं को इसमें कहीं ना कहीं दिया जाएगा। ये सेक्शन 9 और सेक्शन 14 के अंतर्गत ये प्रोविजन किया गया है वक्फ बोर्ड में। एमपी हो सकते हैं, एमएलसी हो सकते हैं, एमएलए हो सकते हैं, बार काउंसिल के मेंबर्स हो सकते हैं, और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी उसमें रखे जाएंगे। करेक्ट। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी हो आंख मूंद के वक्फ नहीं घोषित की जाएगी। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, जिस तरीके से हिंदुओं के मंदिरों का होता है, न्यास होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, चीजें होती हैं, तो वो तो मंदिर है। मंदिर एंड मस्जिद डिफरेंट चैप्टर, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ये चूंकि एक ट्रस्ट है, तो उस ट्रस्ट को, ट्रस्ट के नियमों के अनुसार जो चीजें हैं, इसके लिए वहां के डीएम को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स। पहले क्या प्रोविजन था? पहले था कि आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर दिया और आप कहां जा करके करेंगे कंप्लेंट? उसी वक्फ के पास। मतलब ये नहीं कभी मिलने का। अभी ऐसी कहानी नहीं है। सर्वेयर ऑफिसर होगा, सिविल जज होंगे, और डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के जो इस ट्रिब्यूनल में जो होंगे जज, वो उस लेवल के होंगे, दैट इज क्लास 1। करेक्ट। उसके बाद मुस्लिम लॉ के भी उसमें नॉलेजेबल लोग होंगे। उसमें फॉर्मर ऑफिसर जो होगा, कोई फॉर्मर ऑफिसर होगा क्लास 1 रैंक का, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हो एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे। इस तरीके के लोग उस ट्रिब्यूनल्स में होंगे, और आप जो है उस ट्रिब्यूनल में इस चीज को चैलेंज करेंगे। और आपको लगता है कि इस नए ट्रिब्यूनल में भी आपको जजमेंट नहीं मिला है, या उसके जजमेंट से आप सहमत नहीं है, तो विदिन 90 डेज आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। करेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को अलग से डिफाइन किया गया है, स्पेशली इन केस ऑफ वक्फ। उसमें बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी वक्फ के ऊपर रूल बना सकती है, रजिस्ट्रेशन का, उसके पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट्स का, उसकी ऑडिटिंग का, उसकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वक्फ बोर्ड की, इन सारी चीजों को सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगी और चेकलिस्ट के हिसाब से करेगी। बोहराज और आगाकरी, बोहराज और आगा खनी जो होते हैं, ये मुसलमानों के ही संप्रदाय के ही अलग अलग भाग के हैं, तो इनके लिए अलग से वक्फ बोर्ड जो है वो बनाया जाएगा, उसका भी प्रोविजन है। क्योंकि मैं बता दूं कि सिर्फ वक्फ बोर्ड से ही सारा नहीं चलता। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि अजमेर की जो दरगाह शरीफ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, वो वक्फ बोर्ड के अंदर में नहीं आती है। उनको रेगुलेट करने के लिए एक अलग अधिनियम है। अब मजे की बात यह है ना कि दर्द मचा हुआ है चारों तरफ, ठीक है। हंगामा किया, बोला जेपीसी के पास जाना चाहिए, मोदी जी ने भी दे दी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें पक्ष विपक्ष सभी के एमपीज होते हैं। करेक्ट। एक अध्यक्ष होते हैं जो इसको लोकसभा के स्पीकर नियुक्त करते हैं, और वो फिर वो रिपोर्ट देते हैं। 8 मुसलमान हैं इसमें, इंक्लूडिंग ओवैसी, और जितने भी प्रखर विरोधी रहे हैं इसके सारे लोग इसके मेंबर हैं। ठीक है। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। हालांकि सरकार बाध्य नहीं है जेपीसी की रिकमेंडेशन को मानने के लिए, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि इस तरीके के कानून इस देश में बहुत ही पहले आ जाने चाहिए थे। अत्यंत ही आवश्यक है इस तरीके का कानून, जहां पे आप देखते हैं कि रेलवे स्टेशन के ऊपर मजार बनी हुई है, आप देखते हैं कि मंदिरों के बगल में मजार बनी हुई है, आप देखते हैं, बचपन से देखते आए हैं, कहीं तो कोई खाली जगह है जहां खेलने की जगह होती है, 10-15 साल के बाद वो कब्रिस्तान बन जाता है। और हद तो हद, दिल्ली में आपने देखा कि फ्लाईओवर के ऊपर मजार बनी हुई है। तो इस तरीके से हरा चादर डालो, अगरबत्ती लगाओ, सिक्के फेंको, और कुछ दिनों में उसको वक्फ घोषित कर दो। ये जो खेल चल रहा था ना, और मजे की बात, इन तमाम खेलों से और इस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी उसका हम किसी को ब्यौरा नहीं देंगे, ना जी ना, हम नहीं बताएंगे किसी को। तो ये सारे नाटक जो है इनको स्क्रू करने की कोशिश की गई है इस नए बिल में। क्या लगता है आपको ये बिल कितना जरूरी है और इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।